नमस्कार, डीबी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं कैप्टन भूपेंद्र से। कैप्टन भूपेंद्र यूँ तो एयरफोर्स से रिटायर हैं, लेकिन आजकल वो राजनीति में अपने हाथ आजमा रहे हैं। अगर राजनीति की बात करूँ इनके कैरियर की, तो ये सबसे पहले 2014 में मनोहर लाल जब सीएम बने थे तो उन्होंने इनको अपना ओएसडी बनाया था। उसके बाद कानफेड के चेयरमैन बने ये, उसके बाद हिसार ज़िले के बीजेपी के जिलाध्यक्ष बने और आजकल ये हरियाणा प्रदेश भाजपा के सचिव हैं। तो कैप्टन साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो इससे पहले, राजनीति से पहले, आप भारतीय एयरफोर्स में कैप्टन थे। मैं स्क्वाड लीडर था। तो स्क्वाड्रन लीडर कैप्टन कैसे बना? जब एयरफोर्स छोड़ के और सिविल में आके फ्लाइंग करनी शुरू की तो सिविल में सभी कैप्टन हो जाते हैं जो भी कमर्शियल फ्लाइंग करते हैं, जो भी कमर्शियल पायलट हो जाते हैं। तो यानी जो एयरफोर्स का जो पदानुक्रम है, जो रुतबा है, जो पोस्ट है, वो सिविल एविएशन में कैप्टन ही बन जाता, चाहे कोई भी हो। हाँ, चाहे कोई भी हो। ये बड़ी अच्छी रोचक जानकारी दी आपने, क्योंकि आम आदमी को ये है कि आप इंडियन एयरफोर्स में भी कैप्टन ही थे, लेकिन आज आपने ये बताया कि मैं कैप्टन नहीं था बल्कि स्क्वाड्रन लीडर थे। ठीक कह रहे हैं आप जी। तो आप वीर चक्र विजेता हैं जी। तो ये वीर चक्र आपको मिला कैसे? 96 से 98 तक सियाचिन ग्लेशियर में फ्लाइंग करते थे और वहाँ पे लगातार लड़ाई लगी हुई है। अब तो युद्ध विराम है 2003 के बाद, पर हमारे टाइम में लगातार 84 के बाद वहाँ लड़ाई जारी थी। उसी में कई मिशंस फ्लाई करने पड़ते थे हेलीकॉप्टर के, जिसके अंदर लोगों को चोट वोट अगर लग जाती थी या उनको मेडिकल कारणों से इवैक्यूएट करना होता था, गोला बारूद रसद पोस्ट तक पहुंचानी होती थी। तो इस तरह के काम में 2 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके अंदर हेलीकॉप्टर को दुश्मन की गोलाबारी के बीच में से निकालना पड़ा। और आपने हेलीकॉप्टर को निकाला? हाँ, 2 ऐसे मिशन थे जहाँ दुश्मन का लगातार फायर आता रहता था। यानी गोलियां चल रही थी और आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे? गोली भी नहीं कहेंगे, बम ही कहेंगे। हाँ, तो उनका तोपखाने का फायर आया, 2 बार ऐसा हुआ जी। और हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया, परंतु अच्छा, हेलीकॉप्टर को लगा फायर? हाँ, लगा। मेरे भी थोड़ी सी चोट आई थी। जो मेरा को पायलट था उसको चोट आई जी। हेलीकॉप्टर बाद में जब हमने लैंड करा वापस तो बिल्कुल ख़त्म हो रखा था जी। और मजाक में बाद में जो रिपेयर टीम आई उन्होंने कहा कि भाई एक बार 2 मिनट के लिए उड़ा के दिखाओ, तो वो हो नहीं सकता, वो संभव ही नहीं था जी। तो उन दोनों हेलीकॉप्टर्स को बिल्कुल कंप्लीट राइट ऑफ कर दिया फिर। जी जी। तो उस असाधारण वीरता के कारण आपको? हाँ, उसमें हम अपना मिशन कंप्लीट कर पाए थे जी। और दोनों हेलीकॉप्टर्स को ठीक ठाक सुरक्षित तरीके से वापस ले आए थे जी। इसलिए ये एक एयरफोर्स ने बड़ी अचीवमेंट और उपलब्धि मानी जी। क्योंकि जिनको चोट लगी हुई थी वो अगर हम नहीं ला पाते तो वहाँ मौसम भी ख़राब होता रहता था जी, तो उनकी जान खतरे में आ जाती। जी जी। तो ये किस साल की बात है? ये 97 की बात है जी। 1997? हाँ, 1997 की बात है। और उसी की वजह से फिर बाद में राष्ट्रपति द्वारा मुझे राष्ट्रपति भवन में बुला के वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इसके बाद इस जाबाज ने कोई और भी लड़ाई लड़ी? हाँ, उसके बाद हम कारगिल का जब युद्ध आया तो मैं वॉलंटियर करके मेरी पोस्टिंग उस समय हिंडन में होती थी, गाज़ियाबाद के पास एक बहुत बड़ा एयरबेस है। 1999 की बात है? हाँ, 99 में जब कारगिल का। तो 2 साल के बाद ही? 3 साल के बाद? बल्कि 1 साल के बाद ही। ये 97 में हुआ था, पर सियाचिन से मैं 98 में वहाँ से बाहर आया था। जी जी। और 99 के अंदर ये कारगिल वाला युद्ध शुरू हो गया था। जी। तो कारगिल में आपने क्या कारनामे किए? कारगिल में हमारा काम था फाइटर एयरक्राफ्ट की जो मिशन आता था
उसको टारगेट के ऊपर डायरेक्ट करना, जी क्योंकि एक ही बार वो उड़ान भर सकता था और बड़ी फास्ट स्पीड से आता था। जी। तो हमारी ट्रेनिंग पहले से इस प्रकार की तो थी। आप फाइटर पायलट रहे हैं या हेलीकॉप्टर पायलट? मैं हेलीकॉप्टर पायलट रहा हूँ। ओके ओके जी। तो उस समय जब वो मिशन आता था तो उसको एक ही चांस मिलता था टारगेट के ऊपर आने का, और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है फाइटर की स्पीड और बाकी चीज़ें देखते हुए, तो उसको हमको टारगेट के ऊपर गाइड करना होता था। हम भी छुप के पहाड़ियों के पीछे बैठे होते थे जी फ्लाइंग करते हुए, और वो वाले काम बहुत निर्णायक रहे, क्योंकि उसकी वजह से ही बाद में जो दुश्मन के बहुत मजबूत मोर्चे थे जो टूट नहीं रहे थे, उनको हम तोड़ने में सक्षम रहे। जी। और बाकी रूटीन का काम, कैजुअलिटी को नीचे लेके आना, रसद पहुंचाना, वो बीच में चलता ही रहता था। जी। तो आपने कब तक सेवाएं दी भारतीय वायुसेना में? मैं 2003 तक एयरफोर्स में रहा जी। उसके बाद फिर मैं स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेके आ गया। VRS ले लिया? VRS ले लिया। जी जी। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं सिविल के अंदर फ्लाइंग करता था। तो केदारनाथ आपदा जो 2013 में आई जी। थी, उसमें भी आपका नाम बड़ा उछला था समाचार पत्रों में और आप सुर्खियों में रहे थे, वो क्या मामला था? केदारनाथ के अंदर जो वायु सेवाएं, जैसे वैष्णो देवी के अंदर हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे यात्रियों को लेके आता है, इसी प्रकार से हम वहाँ पे बेस्ड थे। और क्योंकि 3-4 दिन से मौसम ख़राब चल रहा था तो फ्लाइंग नहीं हो पा रही थी। ऊपर जब ये बहुत बड़ी एक बाढ़ आई, जिसकी वजह से ऊपर से कम्युनिकेशन सब टूट गया और हज़ारों लोगों की मौत हुई और बहुत एक क्षति हुई। हज़ारों लोगों की मौत हुई और बहुत एक क्षति हुई नदी के किनारे किनारे जहाँ से बाढ़ का पानी गया। जी। उसके बाद ये हो गया अचानक, क्योंकि कम्युनिकेशन टूट गया था कि भाई ऊपर है क्या, विषय क्या है। किसी को कुछ पता ही नहीं था ऊपर हो क्या रहा है। 24 घंटे तक किसी को नहीं पता चला था। जी। और तब मौसम ख़राब होने के बावजूद भी मैंने थोड़ा सा, जब मेरे को लगा कि अब शाम फिर हो जाएगी और 24 घंटे और निकल जाएंगे पूरी रात, तो एक फ्लाइंग की सॉर्टी भरी, जी, उड़ान भरी। तो आपने रिस्क लिया? हाँ, अगर आप कहें तो रिस्क लिया। और भगवान, मौसम खराब, पहाड़ी एरिया और शाम होने को, हाँ, ये 3 बड़े फैक्टर हैं। बिल्कुल जी। पर भगवान की कृपा रही और हम ऊपर तक पहुंचने में सफल रहे। और उससे क्लियर हो गया था कि भाई बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान हो रखा है। लोग चारों तरफ पहाड़ों पे चढ़े हुए थे जी। और बहुत आवश्यकता थी उनको मदद की। वो तो स्पष्ट था जी। पर तब तक ये क्लियर नहीं हो रहा था हुआ क्या है। जी। क्योंकि रास्ता भी कट हो रखा था। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से आई? हाँ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल स्थिति क्या है जी केदारनाथ की। हाँ, उसकी वजह से 24 घंटे पहले रेस्क्यू का ऑपरेशन लॉन्च हो पाया, जिसकी वजह से कई जानें बचाई जा सकी। जिनको चोट वोट लग जाती है और जिनका खून निकल रहा होता है या जो सर्दी में होते हैं, उनके लिए तो एक एक पल बड़ा कीमती हो जाता है। जी जी। तो फिर आपने राजनीति में आने का मन बनाया? उसके बाद हमने वहाँ पे फिर 1 महीने तक रेस्क्यू का भी काम बहुत किया। अच्छा अच्छा। केदारनाथ के अंदर। और बाद में ये स्थिति हो गई थी शुरू के दिनों में, क्योंकि आर्मी एयरफोर्स के भी हेलीकॉप्टर्स फेमिलियर नहीं थे उस एरिया से, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड की फ्लाइंग थी। और 3-4 दिन तो सारा का सारा बर्डन जो था वो हम 4-5 जो हेलीकॉप्टर जो यात्रा में लगे हुए थे उन्हीं पे रहा जी। और उसकी वजह से बहुत सारी जानें बची। तो ये था। उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आप राजनीति में आए, क्या कुछ टाइम लिया? ये 2013 का हुआ। तो 14 के अंदर मैं पहले से आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ था जी, पिताजी और मैं जी। और
उस समय एक ये आह्वान था कि भाई जो 2014 का इलेक्शन है इसमें सब लोग अपना सब कुछ छोड़ के जितना भी समय का योगदान दे सकें वो दें। तो इस दृष्टि से मैं पूरा जी जान के साथ 2014 के चुनाव में लगा हुआ था। और आपको मालूम है हरियाणा के अंदर फिर पीछे पीछे विधानसभा भी आ जाती है जी। तो ऐसा एक निर्णय हुआ संगठन के अंदर कि भाई इसके अंदर भी आप अपनी सेवाएं प्रदान करो। लोकसभा तो जीत गए थे, उसके बाद विधानसभा में भी फिर हम लगे रहे और विधानसभा में हम सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की अपने दमखम पे पहली बार हरियाणा के अंदर सरकार आई थी। जी। तो इस फौजी ने आते ही राजनीति में अपने झंडे गाड़े, ये कह सकते हैं। सारी जी। कोई प्लानिंग नहीं थी जी। सारा प्रभु की कृपा थी। माननीय मनोहर लाल जी के साथ हम काम कर रहे थे लगातार 6 महीने से। तो इसी मेहनत का इनाम मिला आपको जो उन्होंने आपको एसडी बनाया, अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो क्योंकि बहुत बड़ा पद है ये। जी। इनाम तो नहीं कहेंगे पर ये कहेंगे एक जिम्मेवारी मिली कि भाई उन्होंने फिर ये कहा कि भाई आगे भी अगर आप समय निकाल सकते हो तो यहाँ पे इस काम को और संभालो। जी। तो क्योंकि संगठन का एक आदेश था, माननीय मनोहर लाल जी का आदेश था, तो फिर उस काम में लग गए। वहाँ से ये सारा का सारा जो सिस्टम था जो आप जानना चाह रहे थे भाई राजनीति में कैसे आए, तो ये इस प्रकार से बात बनी। तो कहते हैं कि राजनीति में बड़ी झूठ फरेब और ये पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो क्या एक फौजी के लिए संभव है कि वो उनके साथ अपना तारतम्य बिठा सके, या ऐसी बात नहीं, ये सुनी सुनाई बात है? ऐसा भी नहीं है। देखो जो झूठ और फरेब वाले लोग हैं वो तो हर जगह ही मिलते हैं, केवल राजनीति में जी जी है ऐसा नहीं है। पर हाँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था, मेरे लिए बहुत बड़ा एक बदलाव था जीवन का जी। और इस वजह से थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में जी। परंतु सीनियर लोगों का साथ रहा और काफ़ी लोगों ने समझाया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी जम गए। तो हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक के साथ भी आपकी भी हैट्रिक होगी है। तो एक तरह से जैसे ही आपने ज्वाइन की थी बीजेपी तो लगातार 3 चुनाव जीते हैं हरियाणा में, तो किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए पहली बार जब 14 में जीत के आए तो सबका ये कहना था भाई बीजेपी के साथ एक तुक्का लगा है जी, और हवा के अंदर लहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी पावर के अंदर आ गई है जी। 19 में भी लगभग ऐसा ही कह रहे थे और विपक्ष का ये कहना था या हमारे खिलाफ जो वोटर होता था कि अगली बार देख लेंगे जी। तीसरी बार जब आए हैं तो अब सबको ये स्पष्ट हो गया है, जो भी हमारे विपक्षी थे या जो हमारे को क्रिटिसाइज करते थे, क्रिटिक्स थे, कि नहीं भाई कोई न कोई बात तो है जो भारतीय जनता पार्टी माहौल काम कर रही है। अब की बार तो माहौल बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल था जो दिख रहा था ग्राउंड पे। लेकिन हैरत की बात ये है कि तीनों बार में 2014 का देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, 2024 में सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं विधानसभा की। तो ये कैसे संभव हो पाया? आप तो सचिव भी हैं, आपके आगे तो सारी स्ट्रेटजी बनी होंगी पार्टी की। तो हालांकि डिमोरलाइज थे ज़्यादातर वर्कर वगैरह और माहौल भी ऐसा था बीजेपी में, उसके बावजूद सरकार बना लेना और पिछली दोनों बार से ज़्यादा सीटें लेना, ये कैसे संभव हो पाया? इसके 2-3 कारण हैं। कुछ कारण तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं कि भाई किस प्रकार की वर्किंग थी,